राजस्थान कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के छापे और बेटे वैभव गहलोत को सम्मन मिलने से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखला गए। उनका गुस्सा फूटा तो उन्होंने जांच एजेंसी की तुलना कुत्तों से कर दी। इसके लिए अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान का सहारा लिया। गहलोत ने ईडी की कुत्तों से तुलना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन में है। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी कहा था कि आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं, उससे ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। बघेल ने कहा था कि जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में छापेमारी करके थक गई हैं, लेकिन न कांग्रेस कार्यकर्ता झुके और न ही नेता डरे। ईडी पर अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि अगर ईडी के एक्शन से कांग्रेस नेताओं को इतनी परेशानी है तो वो भ्रष्टाचार करना बंद कर। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने भूपेश बघेल के बयान को शर्मनाक बताया। मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है, तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए तो परेशानी नहीं होगी। तो लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, ये तो नहीं होता ना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन का पुराना नाता है और अगर इस पुराने रिश्ते पर चोट होगी तो बौखलाहट तो मचेगी ही। अब करप्शन के कंटेनर में कांग्रेसी कनिष्ठरों का जो कोताहल है, क्रोध है और कमाल है, वो अगर दिखेगा तो इसी तरह का हाहाकार सुनाई पड़ेगा। बीजेपी ने कहा है कि करप्शन में जो भी शामिल होगा उसका हिसाब जांच एजेंसियां करेंगी। हालांकि बाद में अशोक गहलोत ने अपने बयान पर सफाई दी। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ भूपेश बघेल के तंज को दोहराया। मैंने बल्कि ये कहा है, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। हम भी चाहेंगे बनी रहे। तो आपने सुना अशोक गहलोत को। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी का विरोध शुरू हो गया। सीकर और लक्ष्मणगढ़ में व्यापार संघ ने बाजार भी बंद रखे। लिहाजा सीकर और लक्ष्मणगढ़ में बाजारों में दुकानों के शटर बंद दिखे। बंद की वजह से जाट बाजार, तबला बाजार, घंटाघर सहित पूरे सीकर में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ विरोध जताने के लिए सड़कों पर भी उतरे। बीती रात सीकर में डोटासरा के आवास पर भी काफी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई पर विरोध जताया। समर्थक तब तक डोटासरा के आवास पर धरने पर बैठे रहे जब तक छापे की कार्रवाई चलती रही। राज्य के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी डोटासरा से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। ईडी की छापेमारी के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। डोटासरा ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको डराना चाहती है, हमारे नेताओं को डरा करके और यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना ले, राजस्थान में उसे जीत नहीं मिलने वाली है। केंद्र की सरकार ने जो रवैया अख्तियार वहाँ पर कर्नाटक में किया, वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जो दूसरे स्टेट्स में किया, ईडी का प्रयोग करके जिस प्रकार से डरा धमका के माहौल खराब करने की, जीतने की चेष्टा की थी, वो वहाँ भी नाकामयाब हुए और यहाँ भी राजस्थान में भी वो अपने इस गलत मिशन में नाकामयाब होंगे। डोटासरा ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिलता है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। उधर राजस्थान में लिफाफे पर पॉलिटिक्स गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देवनारायण मंदिर की दान पेटी में एक लिफाफा डाला था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने लिफाफे के खाली होने का दावा किया। साथ ही प्रियंका ने चुटकी लेते हुए ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी जनता को ऐसे ही खाली लिफाफे दिखाती है और चुनाव बाद जनता को कुछ नहीं मिलता। 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले।
प्रियंका गांधी ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि देश के प्रधानमंत्री ने मंदिर को केवल 21 रुपए का दान दिया, जिस पर बीते दिनों कांग्रेसियों ने भी काफी बवाल किया और कांग्रेस ने लिफाफे में 21 रुपए की नकदी डालने का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री पर तंज कसना शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री पर लिफाफे को लेकर टिप्पणी करना प्रियंका गांधी को भारी पड़ गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रियंका को नोटिस भी भेज दिया और 30 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। इसके अलावा बीजेपी ने भी लिफाफे वाले बयान के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा और प्रियंका को मर्यादा में रहकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने की नसीहत दी। उनको ये मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कैसे सम्मान से बात की जाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर और भी ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि चुनाव में कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। इन्होंने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफों की बात कर रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के झूठ में नहीं फंसेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 13वीं लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की 13वीं लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 15 नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद बीएसपी में शामिल हुए संजीव कुशवाहा को भिंड विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। डॉक्टर हरीश रहेजा को गंगानगर सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं धन्नाराम मेघवाल को रायसिंह नगर, महेंद्र रूपनाथ को भादरा और राजेंद्र मवाड़ को पिलानी सीट से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के जिले भिंड की अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की। शिकायत पत्र में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर आचार संहिता उल्लंघन करने और मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से इस्तीफा दे चुके विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी के 25 प्रत्याशियों के नाम की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं विधायक नारायण त्रिपाठी मैहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला को टिकट दिया, तो पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। इलाके के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार किराडू ने बागी रुख अख्तियार कर लिया और कहा है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राजकुमार किराडू ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और चुनाव में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला को हराने का संकल्प लिया। राजकुमार किराडू ने कहा है कि वो डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला को हराने के लिए तन मन धन से जुटेंगे। जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, हम सब साथी लोग मिलकर के उनको यहाँ से हरा करके भेजेंगे। ये हम सब लोगों ने सहमति बनाई है। राजकुमार किराडू ने कहा कि मंत्री कल्ला 5 साल तक सत्ता के नशे में चूर रहे और जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, इसलिए वो इस बार बीजेपी उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। राजस्थान के सीकर के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया, जिससे इलाके में तनाव जैसे हालात दिखे। क्योंकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन रोष जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम में से कोई भी ऐसे उठ नहीं जाएगा। इस दौरान जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। दरअसल सीकर के खंडेला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाई जाने का आरोप है, जिसको लेकर 2 दिन पहले स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में विरोध जताने के बाद समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डाले, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने खंडेला बंद का आह्वान किया। व्यापार महासंघ ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हिंदू संगठनों ने इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की। उधर राजस्थान की सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादों की झड़ी लगा दी और इन चुनावी वादों को 7 गारंटी का नाम भी दिया। राजस्थान के रण को जीतने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देंगे। वहीं सीएम ने प्रदेश के हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की गारंटी दी। सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का ऐलान किया।
वहीं राज्य के प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा की गारंटी दी। सीएम अशोक गहलोत ने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर वो सत्ता में दोबारा लौटे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी। साथ ही 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस का दावा है कि ये गारंटी राजस्थान में गेम चेंजर साबित होगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर मजबूत किलेबंदी के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी सांसदों का बीजेपी एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी, जिसके नतीजों के आधार पर लोकसभा चुनावों में कुछ नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। यही नहीं, बीजेपी ने हर संसदीय सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश में सर्वे कराने का भी फैसला किया है, जो दीपावली के बाद होगा और जिसमें 10 सवालों के आसपास लोगों की राय ली जाएगी, ताकि सांसदों की उनके क्षेत्र में स्थिति और जनता के बीच छवि और काम की जानकारी मिल सके। इसमें पार्टी के कार्यक्रमों में सांसदों की उपस्थिति का लेखा जोखा भी होगा। इसके अलावा चुनावी मुद्दे, मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों के असर पर भी जानकारी जुटाई जाएगी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आम लोगों का रुख जानने की भी कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। चंबल नाम सुनते ही हाथों में बंदूक लिए खूंखार डाकुओं की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन आजकल ये बीहड़ सुनसान पड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गया है। और कभी चंबल के बीहड़ में रहने वाले डाकू अब मध्य प्रदेश में अगली सरकार तय करने में जुट गए हैं। जब भी चंबल का जिक्र होता है तो चंबल के बीहड़ और वहाँ के बागियों का जिक्र जरूर आता है, और जब बागियों का जिक्र आता है तो मलखान सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। मलखान सिंह को कभी चंबल का आतंक कहा जाता था। डाकू मलखान सिंह ने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया था और 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज 4 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है मलखान सिंह को आत्मसमर्पण किए हुए, और उन्होंने राजनीति का रास्ता अपना लिया है। मलखान सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जनता के साथ हमेशा धोखा किया है। किसानों की जमीन का नुकसान हो रहा, गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा, झूठे मुकदमे लोगों के लगाए जा रहे हैं थाने में। मलखान सिंह ने 2019 तक बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर मलखान कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मलखान सिंह फिलहाल ग्वालियर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। मलखान जब डाकू थे तो उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों के लिए महिलाओं पर गंदी नजर नहीं डालने का नियम बनाया था। बीहड़ में रहने के दौरान मलखान सिंह ने लड़कियों के साथ बलात्कार और अत्याचार करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी की हुई थी। मलखान सिंह ने फरमान जारी किया था कि कोई भी रेप करेगा तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। लेकिन बीहड़ से बाहर आने के इतने साल बाद महिला सुरक्षा की स्थिति देखकर मलखान सिंह चिंतित हैं। इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोगों ने बिल्कुल देश को खत्म कर दिया है, नुकसान करके छोड़ा है। ये देश अब सुरक्षित नहीं है। मलखान सिंह को पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उम्मीद यही जता रहे हैं कि जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान करेगी जनता और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। माना जाता है कि अब भी मलखान सिंह की मध्य प्रदेश के कई जिलों में धाक है। इस वजह से राजनीतिक पार्टियां मलखान सिंह को हाथों हाथ ले रही हैं। मलखान सिंह की तरह डाकू बहादुर सिंह भी कभी चंबल के इनामी डकैत हुआ करते थे। भारतीय सेना में सेवा देने वाले बहादुर सिंह चचेरे भाइयों के साथ जमीन विवाद की वजह से डाकू बन गए थे। लेकिन साल 1972 में बहादुर सिंह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में हथियार डाल दिया था। न्यूज की टीम आज चंबल के उन्हीं बीहड़ों में पहुंची है जहां कभी डकैतों का बोलबाला होता था। एक से एक नाम होते थे सामने जो अपने आप को बागी कहते थे। ऐसे ही एक बागी बहादुर सिंह है। महात्मा गांधी के साथी रहे डॉक्टर एसएन सुब्बाराव ने बहादुर सिंह जैसे डकैतों के आत्मसमर्पण के लिए जमीन तैयार की थी। इसलिए बहादुर सिंह अब महात्मा गांधी के दिखाई रास्ते पर चल रहे हैं। चंबल घाटी में डॉक्टर एसएन सुब्बाराव और माधव सिंह ने आज़ादी दिलवाई थी। देश आज़ाद हो गया, लेकिन गरीब लोग आज़ाद नहीं हो पाए थे। आत्मसमर्पण के बाद करीब 5 साल बहादुर सिंह जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद बहादुर सिंह मुरैना के जौरा स्थित गांधी आश्रम लौटने
की बात सामने आई। फिलहाल वो जौरा के पास रिझौनी गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे, पूरे मतलब कई जमीन में कुछ विवाद हो गए, कहीं अच्छी जमीन नहीं मिल पाई, उबड़ खाबड़। इसके साथ ही न तो बहादुर सिंह को रोजगार मिला और न बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। हालांकि बहादुर मानते हैं कि फिलहाल शिवराज सरकार में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, गरीब लोगों का पालन हो रहा है। इस बार ग्वालियर चंबल इलाके में शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रदेश के कद्दावर नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं ग्वालियर शहर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण सीट से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी का गढ़ रही चंबल घाटी के मतदाताओं ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर कांग्रेस का साथ दिया था। पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुल 8 जिले हैं, जिनमें कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी इस क्षेत्र में सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। अकेले चंबल क्षेत्र में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्रकूट का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य का हाथ पकड़कर उन्हें आसन तक ले जाते दिखे। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री को अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़े और उन्हें उनकी कुर्सी पर बैठाया, जिसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। श्री रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री को एक गदा भेंट की, जिसे देखकर पीएम मोदी भी मुस्कुराते नजर आए। और श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को अपना सच्चा मित्र भी बता दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दावा किया कि सांसारिक जीवन में उनके केवल 2 ही मित्र हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भगवान कृष्ण। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि श्री रामभद्राचार्य जी जन्म से देख नहीं सकते, इस बीच उन्होंने ये दावा करके सबको चौंका दिया कि उन्हें आंख नहीं चाहिए, बल्कि भारत में बार बार जन्म चाहिए। और उनके इस बयान को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली, क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चंद्रयान 3, धारा 370 और महिला आरक्षण विधेयक को लाने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य की पुस्तक का विमोचन भी किया और फिर अपने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में बिना नाम लिए हिंदुस्तान पर हुए विदेशी हमलों का भी जिक्र किया और दावा किया कि विदेशी हमलों के बावजूद हमारी संस्कृति, हमारी भाषा अपना अस्तित्व बचाए हुए है। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और मफतलाल की 100वीं जयंती पर टिकट जारी किया। चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाला है। पीएम मोदी ने चित्रकूट में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की और कांच मंदिर को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिनों तक चलने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट का उद्घाटन किया। इस बार इवेंट की थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को बढ़ावा देने की कोशिश होगी।
इस इवेंट की शुरुआत करने के साथ ही पीएम वहां मौजूद सभी स्टॉलों पर गए और उनकी टेक्नोलॉजी की जानकारी ली। इवेंट में 5G के विस्तार, 6G की तैयारियों, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, AI और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। इस दौरान पीएम ने 2014 के पहले की सरकार पर भी निशाना साधा। तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। पीएम ने बताया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और अब 6G के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जनता के बीच माहौल बनाने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से स्टार प्रचारकों की मांग भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की सबसे ज्यादा मांग है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के उम्मीदवार अपने इलाके में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को अपने प्रचार के लिए बुलाना चाहते हैं। इन नेताओं के अलावा बीजेपी की तरफ से गदर फिल्म में धमाल मचाने वाले सनी देओल की भी डिमांड है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो विपक्ष के खेमे में सबसे ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग है। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के लिए कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट की भी मांग की है। हमास के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास से जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। हमास से जुड़े 8 लोगों पर भी लगाई गई पाबंदी। हमास से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। तो अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, हमास से जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। हमास को खत्म करने की कसम खा चुके इजरायल ने लगातार दूसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक की। एक बार फिर इजरायल की फौज गाजा में घुसी और हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। वीडियो में इजरायली टैंक रात के अंधेरे में गाजा में घुसते नजर आए। इजरायली टैंक और सेना के जवान एक लाइन में आगे बढ़ते दिखे, जिसके बाद एक एक कर कई धमाके हुए। आसमान में आग के गोले और बारूद का गुबार नजर आया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वी गाजा के शुजैया के पास की गई, जिसमें गोरिल्ला युद्ध में माहिर जवानों के साथ आर्टिलरी रेजिमेंट और वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। जबकि सर्जिकल स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी कि आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। लगातार दूसरे दिन इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने हमास की कमर तोड़ दी। हमास के कई अड्डे और आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए, जबकि हमास के दहशतगर्दों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसकी तस्दीक तस्वीरों से भी हुई। इजरायल की टैंक आर्मी ने जमकर गोले बरसाए, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पैदल सेना को कवर दे रही इजरायली वायुसेना ने भी बमबारी की। इजरायल की ओर से किए गए सरप्राइज अटैक से हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। उसके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर्स जमींदोज हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद इजरायली फौज गाजा से लौट आई, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री ने बहुत जल्द गाजा पर जमीनी हमले की मुनादी भी कर दी। במלחמה והחזרתם של החטופים. התמרון יגיע ולא ירחק היום והוא יקרה. זה יקרה כאשר ייווצרו התנאים המתאימים על מנת להכות את ארגון החמאס ולאחר שנשלים את... वैसे ये लगातार दूसरी रात थी जब इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। बुधवार की रात को भी इजरायली फौज ने गाजा के सीमित इलाके में रेड की थी और हमास के ठिकानों पर बमबारी की थी। जमीनी हमले के अलावा इजरायल की वायुसेना ने भी गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की। जंग के 20वें दिन भी इजरायल के फाइटर जेट्स गाजा स्थित हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील करते नजर आए।
यही नहीं, गाजा के ठिकानों पर बमबारी करने के साथ इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हमास की लाइफलाइन यानी सुरंग नेटवर्क को टारगेट करते हुए बड़ी संख्या में बंकर बस्टर बम गिराए गए। जिसके बाद आसमान में धूल, धुएं और मलबे का गुबार उठता नजर आया। नीला आसमान बारूद से भर गया और हमास में हाहाकार मच गया। आतंकी संगठन हमास अपने आतंकियों के छिपने और हथियारों के साथ घातक मिसाइलों को रखने के लिए इन सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब आईडीएफ उसके इस नेटवर्क को तबाह बर्बाद करने पर तुली है। इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता दिखा, तो वहीं हमास ने भी अपना आतंकी वॉर जारी रखा। हमास ने अपने सीक्रेट अड्डों से इजराइल पर रात के वक्त हमला बोला। हमास ने इजरायली शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए। रात में हुए इस हमले से तेल अवीव में हड़कंप मच गया और सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन इससे पहले कि हमास के रॉकेट बड़ी तबाही का सबब बनते, उन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया गया। इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। वहीं इजरायल की सेना ने दावा किया कि हमास के रॉकेट हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर इजराइल हमास जंग का दायरा बढ़ने का भी खतरा अब मंडराता नजर आ रहा है। एक दूसरे के जानी दुश्मन अमेरिका और ईरान इस जंग में कूदने के साथ एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले करते हुए भी दिखे। अमेरिका ने अपने दोस्त इजरायल के हाथ मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में 900 ट्रूप्स भेजने का ऐलान किया। As part of our efforts to deter a broader conflict and further bolster U.S. force protection capabilities, I can confirm that since our initial force posture announcement, approximately 900 troops have subsequently deployed or are in the process of deploying. तो वहीं ईरान ने सीधे और साफ शब्दों में सुपर पावर अमेरिका को जंग की इस आग में घी डालने से बचने को कहा। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि इस जंग में अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। Today in New York and the United Nations, I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. ईरान की धमकी के बाद अमेरिका की आक्रामकता बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल उसकी प्राथमिकता उन 222 बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की है, जिनमें अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। उधर होस्टेज क्राइसिस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और कतर ने इशारा किया कि हमास के कब्जे में मौजूद सभी बंधकों की सकुशल रिहाई हो सकती है। बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जा सकता है। कतर की ओर से हमास से बातचीत कर रहे मोहम्मद अल खुलैफी ने कहा कि उनका देश सभी देशों के बंधकों को रिहा करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। Our target is to release all of the civilian hostages. That's what we're working on, and that's what we want to achieve. Since the first hour, we've been receiving several calls from countries around the globe, asking Qatar's assistance to help their citizens in Gaza release. It is not an easy process. It's a very complicated process, but we're working with all of our efforts and our technical teams and trying to achieve that goal. वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन विश्व के सभी देशों को उन फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी समर्थन करना चाहिए जो इजरायल की जेलों में बंद हैं। Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. बंधकों की रिहाई में थोड़ा पेंच जरूर है, लेकिन इजरायल की आक्रामकता और अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ईरान और कतर बंधकों को आजाद करवाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को खत्म कर रहा है और नए विश्वास और उम्मीदों के साथ नए युग में प्रवेश कर रहा है।
अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में राम मंदिर का निर्माण पूरा होता दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच दे रहे हैं। वीडियो को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर कर लिखा, 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति। मुस्लिम देश कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई। ये सभी 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर थे, जिन्हें पिछले साल जासूसी का झूठा आरोप लगाकर कतर ने गिरफ्तार किया था और गैर कानूनी तरीके से सभी 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में रखा था। और अब अचानक कतर ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाकर सभी को चौंका दिया। कतर की तरफ से 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे सरकार की नाकामी बताया। किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। ओवैसी ने सरकार की विदेश नीति को ही फेल बता दिया। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल शेखी बगाड़ते हैं कि मुस्लिम देश उनसे कितना प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री को पूर्व नौसेना के अधिकारियों को वापस लाना ही होगा। ओवैसी ने अपनी पोस्ट के साथ संसद का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो 8 रिटायर्ड नौसैनिकों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा रहे हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। और जब से ये खबर सामने आई, भारतीयों के मन में केवल एक ही सवाल उठता रहा कि अब इन्हें कैसे बचाया जाएगा। भारत सरकार के पास अब क्या विकल्प बचे हुए हैं जिससे इनकी जान बच सकती है। वहीं कतर के इस फैसले के बाद भारत सरकार भड़क गई है। भारत सरकार ने कतर की अदालत के इस फैसले पर गहरा दुख जताया। भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सभी भारतीयों को कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। बता दें कि कतर वही देश है जो इजरायल और हमास की जंग को भड़का रहा है। कतर कई बार भारत के खिलाफ भी जहरीला एजेंडा चला चुका है, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर नूपुर शर्मा विवाद। कतर पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। और इस समय एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें, बिहार में 9वीं की परीक्षा के पेपर पर सवाल। गिरिराज सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण हो गया है। संस्कृत के पेपर में इस्लाम से जुड़े सवाल, इस्लाम से जुड़े 10 से ज्यादा सवाल पूछे गए। मुंगेर में कल हुई थी 9वीं कक्षा की परीक्षा। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। संस्कृत भाषा का इस्लामीकरण हो गया है। संस्कृत के पेपर में 10 सवाल ऐसे पूछे गए जो इस्लाम से जुड़े हुए थे। असम के लखीमपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ये गेरुकामुख में बना सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जहां लैंडस्लाइड हुआ। वहां से हादसे की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें दिखा कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एक दिन पहले कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज गाजीपुर कोर्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कड़ी मेहनत के साथ 10 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। उसको दोषी घोषित किया गया था, तो अब उसको पूरी तरह से इस सजा का ऐलान और 10 साल की सजा और इसके साथ 5 लाख का जुर्माना। इस मामले में दूसरे आरोपी सोनू पर भी 2 लाख का जुर्माना लगा और 5 साल की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से, तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित। 2010 में करंडा के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अब सजा के ऐलान के बाद मुख्तार के वकील ने हाई कोर्ट में जाने की बात की।